Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Almighty Allah, the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum everyone. I am Zoya Babar and I am from Radiology first semester. Today, the topic of my presentation is the endocrine function of other organs. यानी कि हम बेसिकली ऑनवर्ड्स नाइन्थ हम जिनके एंडोक्राइन फंक्शन जिस ऑर्गन के पढ़े होते हैं उनसे हम फेमिलियर भी होते हैं, लेकिन आज में जो मेरी प्रेजेंटेशन है इनमें हम उन ऑर्गन्स के एंडोक्राइन फंक्शन डिस्कस करेंगे जो से हम फेमिलियर नहीं हैं और उनको हम बहुत डीपली और अच्छे से एक्सप्लेन करके डिस्कस करेंगे. होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड दिस. लेट्स बिगिन. सबसे पहले हम पीनियल ग्लैंड के बारे में डिस्कस करते हैं. पीनियल ग्लैंड की सिचुएशन और साइज़ को हम देखते हैं तो पीनियल ग्लैंड की सबसे पहले सिचुएशन देखते हैं. पीनियल ग्लैंड इज सिचुएटेड बिलो द ब्रेन, अबव द हाइपोथैलेमस एंड बिहाइंड द थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन. हमें पता है कि ब्रेन के 4 वेंट्रिकल्स होते हैं. ब्रेन कंसिस्ट ऑफ द 4 वेंट्रिकल, लेकिन जो थर्ड ग्लैंड के पीछे जो है वो हमारे पास पीनियल ग्लैंड लोकेटेड है. इस पिक्चर में भी क्लियरली देखा जा सकता है कि ये हमारे पास ब्रेन का थर्ड वेंट्रिकल है एंड बिहाइंड द थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड. अब पीनियल ग्लैंड को हम एपिफाइसिस ग्लैंड भी कहते हैं. इसके साइज़ के बारे में बात करते हैं तो इसकी लेंथ जो होती है वो 1 सेंटीमीटर होती है और इसका जो वेट होता है वो 0.1 to 0.2 ग्राम होता है. यानी कि इसके लेंथ और वेट से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये एक माइनर सा ग्लैंड है. अब हार्मोन सिक्रेट यानी कि ये जो है पीनियल ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, ये बेसिकली मेलाटोनिन सिक्रेट करता है. मेलाटोनिन की नेचर अगर हम देखते हैं तो ये पेप्टाइड हार्मोन है. अब यहाँ से हमें जो है क्लियरली पता चल रहा है कि अगर ये पेप्टाइड हार्मोन है तो ये अमाइनो एसिड है, सॉरी प्रोटीन इन नेचर है दैट इज़ मेड अप ऑफ मैनी अमाइनो एसिड. क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो 2 अमाइनो एसिड के दरमियान होता है और हमारे पास स्मॉलर सब यूनिट्स ऑफ प्रोटीन इज़ द अमाइनो एसिड. Therefore, the melatonin is the peptide hormone in nature. अब बेसिकली हम ओवरऑल फंक्शन ऑफ पीनियल ग्लैंड देखते हैं. सबसे पहला फंक्शन इसका है द लिटिल रोल इन रेगुलेटिंग सेक्सुअल फंक्शन इन ह्यूमंस. यानी कि प्यूबर्टी से पहले हमारे पास पीनियल ग्लैंड का फंक्शन ये होता है कि ये हमारे पास रिप्रोडक्टिव फंक्शन को इनहिबिट करता है बिफोर द प्यूबर्टी, वाइल आफ्टर द प्यूबर्टी पीनियल ग्लैंड तो हमारे पास पीनियल ग्लैंड अपना फंक्शन जो है उसको एट्रोफी कर देता है. यानी कि वो अपना फंक्शन बिल्कुल छोड़ देता है. उसका फंक्शन क्या था कि वो हमारे पास इनहिबिट करता है रिप्रोडक्टिव फंक्शन का बिफोर द प्यूबर्टी, लेकिन वंस द प्यूबर्टी इज़ रीच तो वो हमारे पास वो रिप्रोडक्टिव फंक्शन उसका जो है वो फंक्शन में आ जाता है. यानी कि हमारे पास सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स कैन बी सीन आफ्टर द प्यूबर्टी ड्यू टू स्टॉपिंग फंक्शन ऑफ द पीनियल ग्लैंड. यानी कि पीनियल ग्लैंड ने अपना फंक्शन स्टॉप कर दिया तो हमारे पास सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर कैन बी सीन. अब सेकंड फंक्शन देखते हैं. अब एनिमल्स में इट कंट्रोल्स द सेक्सुअल एक्टिविटीज़ इन एनिमल्स बाय रेगुलेटिंग सीजनल फर्टिलिटी. यानी कि ये सीजनल फर्टिलिटी को रेगुलेट करता है और बस इस तरह सेक्सुअल एक्टिविटीज़ इन एनिमल्स, ये पॉइंट जो है वो एनिमल्स के लिए है. नेक्स्ट द लास्ट फंक्शन इज़ दैट इट सिक्रेट्स द हार्मोनल सब्सटेंस कॉल्ड द मेलाटोनिन. ये हमारे पास मेलाटोनिन एक हार्मोन है, उसको सिक्रेट करता है. मेलाटोनिन, अगर हम सोर्सेज ऑफ मेलाटोनिन की बात करते हैं, मेलाटोनिन इज सिक्रेटेड बाय द पैरेन्काइमल सेल्स ऑफ द पीनियल ग्लैंड. रिमेंबर जो हमारे पास पीनियल ग्लैंड है वो 2 टाइप्स के सेल से बना होता है. यानी कि उसके पास जो होते हैं वो 2 टाइप्स ऑफ सेल होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द लार्ज एपिथेलियल सेल्स कॉल्ड द पैरेन्काइमल सेल्स एंड द सेकंड वन इज न्यूरोग्लाइल सेल्स. न्यूरोग्लाइल सेल्स से हमें पता है कि हमारे पास इसका लिंक जो है वो ब्रेन के साथ है, लेकिन जो मेलाटोनिन होता है वहाँ पर सिक्रेट किससे होता है, पैरेन्काइमल सेल्स ऑफ पीनियल ग्लैंड. रिमेंबर दिस. अब मेलाटोनिन की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मेलाटोनिन का अब क्या एक्शन है, यानी कि उसका क्या फंक्शन है मेलाटोनिन का. मेलाटोनिन का फंक्शन सर्काडियन साइकिल में है. अब सर्काडियन साइकिल क्या होता है कि अगर कोई बंदा है वो 21 डेज़ और या 21 डेज से ज़्यादा अगर हमारे पास एक फंक्शन एक टाइम स्पेसिफिक टाइम पे परफॉर्म कर रहा है और वो 21 डेज़ पे उसी टाइम पे हमारे पास वो रिपीट करता है तो हमारे पास वो उसका सर्काडियन साइकिल जो होता है वो एक कांस्टेंट हो जाता है. अब वो कांस्टेंट इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम स्लीप वेक साइकिल को देख देते हैं, अगर मैं अपनी एग्जांपल लेती हूँ, जैसे अगर मैं एट 9 PM अगर मैं सोती हूँ तो
अब मैं सुबह जो है वो 6 AM उठती हूँ। अगर मैं अपना साइकिल ये 21 डेज़ के लिए रिपीट करती हूँ तो मेरी हमेशा सुबह 6 AM आँख तो खुलेगी, लाइक मैं जागूंगी तो सही, लेकिन वो अलग बात है अगर मैं दोबारा सो जाऊँ तो इट्स माई ये हमारे पास सर्काडियन साइकिल यहाँ से क्रॉस हो जाता है। यानी कि मेरा सर्काडियन साइकिल एक टाइम पे चल तो रहा है, कांस्टेंट टाइम पे चल रहा है। 6 AM मेरी आँख खुलती है, मेरा सर्काडियन साइकिल पूरा हो जाता है। तो मेलाटोनिन जो होता है इट इन्फ्लुएंस द स्लीप वेक साइकिल, यानी कि वहाँ पर स्लीप वेक साइकिल को इन्फ्लुएंस करता है। अब बेसिकली हमारे पास अगर स्लीप वेक साइकिल की अगर हम बात करते हैं, अगर हम इस डायग्राम को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो हमारे पास हमें पता है कि मेलाटोनिन की जो सिक्रीशन होती है वो ज़्यादा होती है डार्कनेस में, जबकि डे लाइट में वो कम होता है। लेकिन the secretion of the melatonin varies according to the activities in different periods of the day, that is the circadian rhythm. Hypothalamus is responsible by the circadian fluctuations in the melatonin secretion, यानी कि melatonin secretion में जो है हमारे पास responsible brain का कौन सा पार्ट है, hypothalamus का। और हमारे पास जो है हमारे पास pineal gland जो है हमारे पास वो रात को उसने melatonin यानी कि darkness में वो ज़्यादा melatonin रिलीज़ करता है, जबकि डे लाइट में melatonin की secretion कम होती है। अब द सेकेंड वन इज़ द थाइमस ग्लैंड। अब थाइमस ग्लैंड की सिचुएशन और स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो थाइमस ग्लैंड हमारे पास इन फ्रंट ऑफ ट्रेकिया के सामने होता है, थायराइड ग्लैंड के नीचे होता है, और हमारे पास जो थाइमस ग्लैंड है वो हमारे पास वो फॉर्म किससे हुआ होता है, 2 लोब्स से, दैट इज़ द कॉर्टेक्स एंड द मेड्यूला। अब हमारे पास कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास लोब्स है ना, हमारे पास 2 लोब्स से तो बना है, लेकिन लोब्स से वो फर्दर डिवाइड हुआ होता है लोब्यूल्स में, यानी कि वो छोटे पार्ट्स में डिवाइड हुआ होता है। अब हमारे पास लोब्यूल्स में जो होता है वो कॉर्टेक्स और मेड्यूला आ जाता है। अब जो आउटर पार्ट होता है वो कॉर्टेक्स होता है और वो 80% होता है, जबकि इनर पार्ट जो होता है वो मेड्यूला होता है और वो हमारे पास कितना होता है, वो 20% होता है। And here is the location of the thymus gland, you all can see in front of trachea and below the thyroid gland. अब हमारे पास सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करते हैं, हमारे पास थाइमस ग्लैंड की सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये बेसिकली हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर इम्यूनिटी है, हमारे पास इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हमारे पास इम्यून सिस्टम में इस तरह इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे पास जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, लिम्फोसाइट बी एंड लिम्फोसाइट टी। लेकिन अगर याद रहे तो हमारे पास लिम्फोसाइट बी जो होता है उसकी मैचुरेशन जो होती है वो बोन मैरो में होती है, जबकि जो टी सेल्स होते हैं, एक बी सेल्स एंड टी सेल्स, जो टी सेल्स होते हैं उनकी मैचुरेशन जो होती है वो थाइमस ग्लैंड में होती है, इसलिए हमारे पास इनको हम टी सेल्स कहते हैं। अब इसकी वजह से ये जो इसका इम्यूनिटी यानी कि लिम्फोसाइट्स जो होते हैं इनकी वजह से हमारे पास लिम्फोइड ऑर्गन भी कहते हैं। अब हमारे पास जो थाइमस ग्लैंड है वो हमारे पास 2 तरह के हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, जो कि हमारे पास है थाइमोसिन एंड द थायमिन। थाइमोसिन के अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं, थाइमोसिन प्रोमोट्स द मैचुरेशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट्स। थाइमोसिन जो है हमारे पास वो टी लिम्फोसाइट्स की मैचुरेशन को प्रोमोट करता है, और थाइमोसिन ये भी हमारे पास एक पेप्टाइड हार्मोन है, यानी कि ये भी एक प्रोटीन इन नेचर है। अब हमारे पास प्रोलिफरेशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट, प्रोलिफरेशन यानी कि डिवीजन ऑफ टी लिम्फोसाइट, हमारे पास पता है हमारे पास इम्यून सिस्टम में हमारे पास कोई एक सेल तो वर्क नहीं कर रहा होता, उनकी डिवीजन इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमारे पास वो टी लिम्फोसाइट्स की डिवीजन भी कर रहा होता है। इट ऑल्सो एक्सेलरेट्स द लिम्फोसिस यानी कि जनरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। अब हमारे पास कहते हैं कि हमारे पास इट thymosin also increases the activity of lymphocyte in the lymphoid tissue. So the second one is the thymin. अब थायमिन के हम फंक्शन की बात करते हैं तो थायमिन जो होता है उसको हम थ्रोम्बोपोएटिन भी कहते हैं। थ्रोम्बोपोएटिन, अब हमारे पास थायमिन के जो फंक्शन होते हैं वो हमारे पास ये होता है कि हमारे पास वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो कि हमने मसल्स के चैप्टर में पढ़ा था। अब जो होता है थायमिन जो है वो इनहिबिट करता है एसिटाइल कोलिन की रिलीज़ को, और थायमिन की जो है अगर हमारे पास थाइमस
की जो है हाइपर एक्टिविटी हो जाए तो हमारे पास माइस्थीनिया भी कॉज करता है। अब ये जो फंक्शन जो है इनहिबिट एसिटाइल कोलिन की रिलीज़ को इनहिबिट करता है, इसको हम माइस्थीनिया ग्रेविस डिजीज़ में ही देखेंगे, जो कि अगली स्लाइड में है। और थाइमस को अगर हम देख देते हैं, हियर इज थाइमोसिन लोकेटेड, यू कैन सी इट। अब माइस्थीनिया ग्रेविस यानी कि जो हाइपर एक्टिविटी ऑफ थाइमस ग्लैंड कॉजेज द माइस्थीनिया ग्रेविस। अब माइस्थीनिया ग्रेविस होता क्या है? माइस्थीनिया ग्रेविस एज मस्कुलर डिसऑर्डर है, यानी कि एक मसल्स का डिसऑर्डर है, या आइदर ऑफ इट्स कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन। ये हम आगे देखते हैं कि कंट्रैक्शन में है या रिलैक्सेशन में है। अब ये हमारे पास ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अब हमारे पास ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है? अब बेसिकली हमारे पास एक एंटीजन होता है और एक एंटीबॉडी होता है। एंटीजन जो होता है हमारे पास वो फॉरेन पार्टिकल होता है, और एंटीबॉडी इनसाइड द ह्यूमन बॉडी होती है। अब एंटीजन, कोई भी एंटीजन अगर ह्यूमन बॉडी में एंटर करती है तो उस एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनती है, और ये हमारा क्या होता है? ये हमारा इम्यून सिस्टम होता है, ये हमारे पास इम्यून सिस्टम होता है। जबकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे एंटीबॉडीज़ हैं वो हमारे ही किसी बॉडी के ऑर्गन को एंटीजन समझ रहे होते हैं। जब वो उसको एंटीजन समझ रहे होते हैं तो वो उस पर एक्ट कर रहे होते हैं, और हम वो समझ रहे होते हैं कि हम इस बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करें, जबकि एक्चुअल में वो उसको डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। यानी कि बॉडी के अंदर ही एंटीजन और बॉडी के अंदर ही एंटीबॉडी और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी। तो इस टाइप ऑफ डिसऑर्डर को हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब माइस्थीनिया ग्रेविस में एक्चुअली होता क्या है? माइस्थीनिया ग्रेविस, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ग्रेविस की बात करते हैं, ग्रेविस में प्रॉपर कंट्रैक्शन नहीं हो सकती होती, और इसमें जो है जो बंदा इससे अफेक्टेड हुआ होता है ना, उसके जो ऑर्गन्स होते हैं या उसके जो बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो टूवर्ड्स ग्रेविटी हो जाते हैं, यानी कि वो टूवर्ड्स ग्रेविटी बेंड होते हैं। अब इसमें बेसिकली होता क्या है? हम अगर बात करते हैं एसिटाइल कोलिन की, हमारे पास इसमें रोल प्ले करता है, तो एसिटाइल कोलिन बेसिकली करता क्या है? अब हमारे पास अगर हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास एक सिग्नल लेके जाना होता है एक सेल से दूसरे नर्व फाइबर की तरफ, ताकि हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन को प्रमोट किया जा सकता है। तो उस सूरत में एक प्री साइनेप्टिक वेसिकल होती है और एक पोस्ट साइनेप्टिक वेसिकल होती है। जो प्री साइनेप्टिक वेसिकल होती है उसके पास एसिटाइल कोलिन की वेसिकल्स होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। जबकि जो पोस्ट साइनेप्टिक वेसिकल है उसके पास जो होते हैं वो हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं, निकोटीनिक रिसेप्टर्स होते हैं। अब निकोटीनिक रिसेप्टर्स किसके होते हैं? एसिटाइल कोलिन के। जब एक्शन पोटेंशियल आता है तो एसिटाइल कोलिन के वेसिकल्स और माइटोकॉन्ड्रिया के वेसिकल बर्स्ट होते हैं। जब वो बर्स्ट होते हैं तो एसिटाइल कोलिन जो होता है वो बाइंड करता है अपने रिसेप्टर पे, जो कि पोस्ट साइनेप्टिक वेसिकल पे होता है, और वो रिसेप्टर कौन सा है? निकोटीनिक रिसेप्टर होता है। लेकिन माइस्थीनिया ग्रेविस में जो है वो निकोटीनिक रिसेप्टर की जगह एंटीबॉडीज़ अटैच हुई होती हैं, यानी कि रिसेप्टर को एंटीबॉडीज़ ने ब्लॉक किया होता है। एक्चुअल में जब एसिटाइल कोलिन जो अपने रिसेप्टर के साइड बाइंड होता है तो वहाँ बस वो कंट्रैक्शन को प्रमोट करता है, मगर माइस्थीनिया ग्रेविस में निकोटीनिक रिसेप्टर्स जो होते हैं एसिटाइल कोलिन के फॉर प्रोमोटिंग द कंट्रैक्शन वो ब्लॉक हुए होते हैं। उन पे जो होता है एंटीबॉडीज़ अटैच हुई होती हैं, उन पे एंटीबॉडीज़ अटैच हुई होती हैं। जब उन पे एंटीबॉडीज़ अटैच हुई होती हैं तो एसिटाइलिन कोलिन जो है, ऑल्दो वो जा तो रहा होता है अपने रिसेप्टर के पास, लेकिन उसको बाइंड होने की जगह नहीं मिलती, उसको बाइंड होने की स्पेस नहीं मिलती। जब उसको बाइंड होने की स्पेस नहीं मिलती तो वो प्रॉपर कंट्रैक्शन नहीं कर सक रहा होता, यानी कि वो इनहिबिट कर देता है कंट्रैक्शन को। तो जब वो इनहिबिट करता है किस कंट्रैक्शन, तो उसके रिज़ल्ट में जो होती है प्रॉपर कंट्रैक्शन नहीं होती, और जितने भी मसल्स वगैरह होते हैं वो टूवर्ड्स ग्रेविटी बैंड हो रहे होते हैं। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। तो इसको हम कहते हैं कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और ये एक मस्कुलर डिसऑर्डर है। और एसिटाइल कोलिन के साथ क्या होता है कि एसिटाइल कोलिन अपने निकोटीनिक रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं होते, क्योंकि उनके निकोटीनिक रिसेप्टर्स की जगह एंटीबॉडीज़ अटैच हुए होते हैं।
अब अगर माइस्थीनिया ग्रेविस किसी को है तो हम उसको ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, उसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं? हम उसको ट्रीट ऐसे कर सकते हैं कि उनको इम्यूनोसप्रेसेंट दे सकते हैं। जब उनको इम्यूनोसप्रेसेंट दी जाती है तो वो एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है, यानी कि वो उस बंदे के इम्यून सिस्टम को इनहिबिट कर देता है फॉर सम टाइम। जब वो इनहिबिट करता है तो ये कॉमन सेंस की बात है, एंटीबॉडीज़ जो हैं वो लेसर अमाउंट में हैं, तो हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक वेसिकल पे निकोटीनिक रिसेप्टर के साथ डीटेच हो जाती हैं। जब वो डीटेच हो जाती हैं उस दौरान में एसिटाइल कोलिन के रिलीज़ को इंक्रीज़ किया जाता है। जब एसिटाइल कोलिन के रिलीज़ को इंक्रीज़ किया जाता है तो आगे निकोटीनिक रिसेप्टर पे एंटीबॉडीज़ नहीं है, तो हमारे पास वो प्रॉपरली एसिटाइल कोलिन जो होता है अपने निकोटीनिक रिसेप्टर के साथ कंबाइन हो जाता है, अटैच हो जाता है, तो इस रिज़ल्ट में जो है वो प्रॉपर कंट्रैक्शन होती है और जो माइस्थीनिया ग्रेविस का पेशेंट होता है उसकी कंट्रैक्शन वर्क कर रही होती है। तो ये माइस्थीनिया ग्रेविस इस तरह हाइपर एक्टिविटी ऑफ थाइमस ग्लैंड से होती है, जो कि जिसका जो है वो एक मस्कुलर डिसऑर्डर है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, और उसका ट्रीटमेंट इम्यूनोसप्रेसेंट देकर किया जाता है। अब किडनी एज एंडोक्राइन ऑर्गन, यानी कि किडनी अपना एंडोक्राइन फंक्शन कैसे परफॉर्म करती है। बेसिकली किडनी जो है वो 5 हार्मोन्स को सिक्रेट करती है, रेनिन, एरिथ्रोपोइटिन, थ्रोम्बोपोइटिन, कैल्सिट्रायोल एंड द प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अब रेनिन की हम बात करते हैं। रेनिन अब हमारे पास रेनिन जो है हमारे पास वो किडनी सिक्रेट करती है। अब नॉर्मल कंडीशंस में होता क्या है, नॉर्मल कंडीशंस में हमारे पास नेफ्रॉन के अंदर हमारे पास बाउमन्स कैप्सूल होता है एंड दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमारे पास सोर्स क्या है। रेनिन हमारे पास सिक्रेट कौन करता है? रेनिन हमारे पास सिक्रेट होता है JC सेल से। रेनिन हमारे पास सिक्रेट होता है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल से, जो कि ग्रैनुलर सेल्स होते हैं, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस ऑफ द किडनी, यानी कि जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस ऑफ द किडनी हमारे पास रेनिन को सिक्रेट करती है। अब एक्शन देखते हैं। रेनिन हमारे पास बेसिकली फंक्शन क्या परफॉर्म करता है किडनी में, वो हमारे पास किस तरह सिक्रीट होता है और किडनी को हमारे पास वो क्या प्रोवाइड करता है, वो किस तरह क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। अब नॉर्मल कंडीशन हमें पता है कि फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ किडनी होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन हमारे पास जो होता है वो यूरिन की फिल्ट्रेशन और एक्सक्रीशन में परफॉर्म करता है अपना फंक्शन। अब एक नेफ्रॉन का पार्ट होता है जो कि बाउमन्स कैप्सूल होता है। बाउमन्स कैप्सूल जो होती है वो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होती है, और हमारे पास टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होती है, उसमें एक एफरेंट कैपिलरी होती है या आर्ट्रियोल होती है, या एक इफरेंट आर्ट्रियोल होती है। जो ब्लड आता है वो एफरेंट आर्ट्रियोल से आता है, और हमारे पास अगर उसने हमारे पास टिश्यूज एंड समथिंग बॉडी में जाना होता है वो फिल्टर होकर इफरेंट आर्ट्रियोल से आउट हो जाता है। इस दौरान में हमारे पास एक स्पेसिफिक प्रेशर होता है, यानी कि इस दौरान में एक स्पेसिफिक ब्लड प्रेशर भी मेंटेन हुआ होता है। लेकिन हमारे पास अगर डिसफंक्शन हो जाती है इस पूरे प्रोसेस की, अगर फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर फॉल हो जाता है, यानी कि अगर ब्लड प्रेशर फॉल हो जाता है इस दौरान में, तो हमारे पास किडनी रिलीज़ करती है रेनिन को। जब किडनी रेनिन को रिलीज़ करती है तो एंजियोटेंसिनोजन रेनिन जो है, रेनिन कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिनोजन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म होती है रेनिन के फंक्शन के लिए। अब रेनिन को फंक्शन परफॉर्म करने लगे, फिर रेनिन जो है वो एंजियोटेंसिन 1 पे अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। अब एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में। अ क्वेश्चन अराइजेस दैट किस तरह कन्वर्ट होता है। यहाँ पे ACE एंजाइम होता है जो कि एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है। अब जो एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है वो हमारे पास एल्डोस्टेरोन को एक्टिव करता है। जब एल्डोस्टेरोन को एक्टिव करता है तो सोडियम की रिटेंशन होती है, यानी कि सोडियम और वाटर हमारे पास रीअब्सॉर्ब होता है। जब सोडियम और वाटर जो है हमारे पास रीअब्सॉर्ब होता है तो हमारे पास नेफ्रॉन से ब्लड में चला जाता है, यानी कि हमारे पास जितना भी वो फंक्शन होता है किडनी का वहाँ से वो ब्लड में चला जाता है।
जब ब्लड में चला जाता है तो वो ब्लड के वॉल्यूम को इंक्रीज़ करता है। जब वो ब्लड के वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर देता है तो हमारे पास इस तरह ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ करता है। सिंपली जब हमारे पास पूरा यूरिन फिल्ट्रेशन और एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो रहा होता है किडनी में, तो उस दौरान अगर हमारे पास ब्लड प्रेशर फॉल हो जाता है, जब ब्लड प्रेशर फॉल हो जाता है तो किडनी हमारे पास सिक्रीट करती है रेनिन को। जब रेनिन को सिक्रीट करती है तो रेनिन डायरेक्टली एंजियोटेंसिनोजिन पे अपना वर्क नहीं परफॉर्म करता क्योंकि वो इनएक्टिव फॉर्म होती है। तो हमारे पास रेनिन जो है वो एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिनोजिन 1 में कन्वर्ट करता है। 1 पे वो एक्ट करता है डायरेक्टली और देन एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। एंजियोटेंसिन 1 को टेंसिन 2 में कन्वर्ट करने के लिए एंजियोटेंसिनोजिन कन्वर्टिंग एंजाइम यूज होता है। एंजियोटेंसिनोजिन इन रिजल्ट एल्डोस्टेरोन को स्टिमुलेट करता है। जब एल्डोस्टेरोन को स्टिमुलेट करता है तो वो सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कर रहा होता है। जब वो रीअब्जॉर्प्शन कर रहा होता है तो रीअब्जॉर्ब करके वो ब्लड में भेजता है। जब वो ब्लड में भेजता है तो ब्लड का वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होता है। जब ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है तो ब्लड प्रेशर राइजेस होता है यानी राइज होता है। तो रेनिन का बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ को ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कराता है, यानी कि ये एक्टिव कब होता है, जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हुआ होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है कि हमारे पास ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर रहा होता है। अब इरिथ्रोपोएटिन की बात करते हैं। अब इरिथ्रोपोएटिन हमारे पास इसके टाइटल से हमें पता है इरिथ्रो यानी कि ब्लड से ही रिलेटेड है। अब इरिथ्रोपोएटिन के फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्स ऑफ सिक्रीशन देखते हैं। एंडोथेलियल सेल ऑफ द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज इन द किडनी सिक्रीट इरिथ्रोपोएटिन। अब एंडोथेलियल सेल जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं वो इरिथ्रोपोएटिन को सिक्रीट करते हैं। अब इसके जो सिक्रीट करते हैं हमारे पास बेसिकली इरिथ्रोपोएटिन हमारे पास जो है हार्मोन जो है वो हमारे पास एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन होते हैं तो हमारे पास वो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बनाते हैं। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल कौन से कंजुगेटेड मॉलिक्यूल से बना होता है, वो ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है। ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर कितने अमाइनो एसिड, 165 अमाइनो एसिड से अब इरिथ्रोपोएटिन की एक्शन की बात करते हैं। जैसे कि हमारे पास नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे पास रेड ब्लड सेल्स, तो हमारे पास कहते हैं कि हमारे पास बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है और इरिथ्रोपोइसिस करता है। इरिथ्रोपोइसिस यानी कि रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन करता है। अब थ्रोम्बोपोएटिन की बात करते हैं। थ्रोम्बोपोएटिन फर्स्ट ऑफ ऑल इसके सोर्स ऑफ सिक्रीशन की बात करते हैं तो थ्रोम्बोपोएटिन इज सिक्रेटेड बाय द सेल ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन। इट इज आल्सो सिक्रेटेड बाय द लिवर एंड द बोन मैरो। थ्रोम्बोपोएटिन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन, ये भी एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है। और कौन सा है, ये ग्लाइकोप्रोटीन है। ये हमारे पास इसके एक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास ये प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन को करता है, जबकि इरिथ्रोपोएटिन हमारे पास रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है और थ्रोम्बोपोएटिन हमारे पास प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। अब नेक्स्ट हार्मोन जो वो सिक्रीट करता है किडनी हमारे पास वो क्या है, कैल्सिट्रायोल। अब कैल्सिट्रायोल की हम बात करते हैं तो कैल्सिट्रायोल बेसिकली करता क्या है। कैल्सिट्रायोल को हमारे पास हम कहते हैं 1,2,5 डायहाइड्रोक्सीकोली कैल्सिफेरोल और द कैल्सिट्रायोल। अब ये होता कैसे है, यानी कि ये एक्टिव कैसे होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। बेसिकली हमारे पास ये बोन्स को ही, हमारे पास हमारी जो बोन्स होती हैं उनको, वेट अ सेकेंड, अब किडनी जो है हमारे पास, उसके पास जो होती हैं कैल्सिट्रायोल जो होता है वो 2 फॉर्म्स में होता है, एक एक्टिव फॉर्म में और एक इनएक्टिव फॉर्म में। जो D2 होता है वो इनएक्टिव फॉर्म होती है जो कि कैल्सिफेरोल होता है, और जो एक्टिव फॉर्म होती है वो कोली कैल्सिफेरोल होती है, यानी कि 1,2 हाइड्रोक्सीकोली कैल्सिफेरोल जो कि D3 होता है। अब होता क्या है, अब हमारे पास जैसे कि सनलाइट आती है वो हमारे पास स्किन पे उसकी जब रेज़ आती हैं तो हमारे पास स्किन में जो उसकी रेज़ आती हैं तो हमारे पास वो इनएक्टिव फॉर्म को यानी कि D2 को कन्वर्ट करता है D3 में।
जब वो D2 को कन्वर्ट करता है D3 में, हमारे पास ये किस तरह होती है, या तो फ्रॉम स्किन और इंटेस्टाइन। अब हमारे पास जो है, अब जब ये स्किन और इंटेस्टाइन से जब होती है तो हमारे पास वो जो कोलीकैल्सिफेरॉल होती है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू 25 हाइड्रो ऑक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल, और हमारे पास वो लिवर में हमारे पास कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि जब कोलीकैल्सिफेरॉल विटामिन डी फ्रॉम स्किन और इंटेस्टाइन इज कन्वर्टेड इनटू 25 हाइड्रो ऑक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल इन लिवर। अब इसके नतीजे में क्या होता है, दिस इन टर्न इज एक्टिवेटेड इनटू, फिर इसके नतीजे में 1,2,5 डाईहाइड्रो ऑक्सी कैल्सिफेरॉल जो होता है हमारे पास इसमें कन्वर्ट हो जाती है, जो कि एक्टिव फॉर्म होती है ऑफ विटामिन D3। अब ये हमारे पास, अब ये जो है एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किससे होता है, पैराथॉर्मोन जो हार्मोन होता है किडनी में उससे कन्वर्ट होता है। अगर हम एक्शन की बात करते हैं तो इसका बेसिकली एक्शन क्या है। अब एक्शन की हम बात करते हैं, जो विटामिन D3 प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ द ब्लड कैल्शियम लेवल। ब्लड के अंदर जो है वो कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। इट एक्ट्स ऑन द इंटेस्टाइनल एपिथेलियम एंड एनहांसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द ब्लड। यानी कि ये हमारे पास इंटेस्टाइन से भी एब्जॉर्प्शन कर रहा होता है कैल्शियम की, और ब्लड में उसको दे रहा होता है। इस तरह हमारे पास जो है तो वो कैल्शियम लेवल मेंटेन हो रहा होता है। अब मेटाबॉलिज्म में भी यही बात आ जाए, जिसका मेटाबॉलिज्म क्या है, यूवीरेज आई, वहाँ से इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3 जो है यानी कि D2 से D3 में चला जाता है, और फिर वहाँ से जो है हमारे पास लिवर में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है 25 हाइड्रो ऑक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल, और जब हाइड्रो ऑक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट हो जाता है तो वो हमारे पास एक्टिवेट कर देता है किसको, 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सीकोलिफेरॉल, जो कि विटामिन D3 की एक्टिव फॉर्म हो जाती है। और ये किसके ज़रिए होता है, ये हमारे पास पैराथॉर्मोन इन किडनी के ज़रिए होता है। अब इसका ये क्या होता है, ये दो तरह से हमारे पास फंक्शन परफॉर्म कराता है। यानी कि हमारे पास इंटेस्टाइन के अंदर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कर रहा होता है। जब इंटेस्टाइन के अंदर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कर रहा होता है तो वहाँ से वो ब्लड में भी देता है, और इन टर्न जो होता है हमारे पास ब्लड का बोन का भी, हमारे पास बोन मिनरलाइजेशन भी हो रही होती है, और हमारे पास बोन की एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बोन और स्ट्रॉन्ग लाइफ को मेंटेन कर रहा होता है। यानी कि हमारे पास जो किडनी होती है, किडनी बेसिकली हमारे पास 5 मेजर टाइप्स ऑफ हार्मोन रिलीज़ कर रही होती है, जो कि हमने पढ़े, एरिथ्रोपोएटिन, थ्रोम्बोपोएटिन, रेनिन, कैल्सिट्रायोल, और जो है नेक्स्ट वन इज़ द प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अब प्रोस्टाग्लैंडिन्स की हमारे पास सोर्स ऑफ सिक्रीशन देखते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है वो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स एंड द टाइप 1 इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट इन द मेड्यूल ऑफ द किडनी। यानी कि मेड्यूल, किडनी का जो मेड्यूलर पार्ट होता है उसके अंदर ये दो सेल्स होते हैं, और इनसे हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन का भी यही फंक्शन है कि हमारे पास बीपी को रिड्यूस करता है। यानी कि हमारे पास बीपी को इस तरह रिड्यूस करता है कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड प्रेशर हमारे पास इंक्रीज़ कब होता है, जब हमारे पास वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही होती है। क्योंकि कंस्ट्रिक्शन जब एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा होता है, तो हमारे पास ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। जबकि प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे पास बीपी को रिड्यूस करता है, बीपी को रिड्यूस करता है यानी कि वेजो डायलेशन कर रहा होता है। सिमिलरली रेनिन के भी प्रोसेस, जब रेनिन हमारे पास रिलीज़ होता है तो यानी कि जब ब्लड प्रेशर फॉल होता है तब रेनिन रिलीज़ होता है। जब ब्लड प्रेशर कम होता है तो उसका मतलब ये है कि वेजो डायलेशन हो रही होती है। तो रेनिन हमारे पास ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है, यानी कि वो वेजो कंस्ट्रिक्शन कर रहा होता है, यानी कि सरफेस एरिया जब कम होता है तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा होता है। तो 5 हार्मोन्स में से किडनी के हमारे पास एक प्रोस्टाग्लैंडिन भी है। आई होप कि आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आएगा, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में सारी एक्सप्लेनेशन दी है, और बहुत सिंपल वर्ड्स भी यूज़ किए और एक्सप्लेनेशन भी यूज़ किए। आई होप you all understand this topic. I want to end my presentation with this beautiful quote, that is, the everyday may not be good, but there is something good in every day. And thank you and take care and Allah Hafiz.